शाम हो गई थी और मौसम ठीक होने के कुछ आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए सुरेंद्र जी और आरव के दोस्तों के पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। इसलिए कार बुक करके बच्चों को लाने के लिए तैयार हो गए। सुरेंद्र जी ने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा कोई भी परेशान मत होना, तुम सबको लेने आ रहे हैं। तब आरव ने कहा कि हमने एक कार में लिफ्ट ले लिया है और जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि कार वाले अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें कहीं और जाना था, पर वह अपना काम छोड़कर पहले सभी बच्चों को उनके घर पहुंचाने जा रहे हैं। आरव की बात सुनकर सबको तसल्ली हुई कि अब सब घर पहुंच जाएंगे। सबने भगवान को धन्यवाद दिया और उस भले इंसान को भी, जो अपना काम छोड़कर बच्चों को उनके घर पहुंचाने वाला है। आरव से बात किए हुए लगभग 1 घंटा हुआ था। इसलिए रिधिमा ने उसे फ़ोन किया ताकि पता कर सके वह कितनी देर तक घर आएगा। उसने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू किया, हाँ बाबू, कहाँ तक पहुँचे हो? जी, बच्चे खाना खा रहे हैं और आरव हाथ धोने गया है, इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। बस आधे घंटे में आपका भाई आपके पास होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। आखिरी बात बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी और उसकी आवाज़ सुनकर रिधिमा के कान सुन से हो गए थे। वह अपने कमरे में चली गई और बार बार घड़ी की ओर देखते हुए टहलने लगी। मन में कितने सारे विचार आने लगे थे जो उसे डरा रहे थे। इस आवाज़ को पहचानने में वह कभी भी गलती नहीं कर सकती। बच्चों को घर लेकर आने वाला शख्स कोई और नहीं, वही अजनबी था जिसने रिधिमा को रोज रात को फ़ोन करके परेशान कर दिया था। वह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर यह इंसान चाहता क्या है। फिर सोचती कि कहीं उसने आरव का किडनैप कर लिया तो। ऐसे ही सोचते हुए लगभग 1 घंटा गुजर गया और तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। रिधिमा जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। तब तक आरव कार से बाहर निकल रहा था। उसने आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ पकड़ा और चलने लगी। तब आरव ने टोका दी, आपने अंकल को धन्यवाद भी नहीं बोला। कोई बात नहीं बेटा, आपकी दीदी आपके लिए बहुत परेशान थी, इसलिए ध्यान नहीं रहा। वैसे उन्होंने मुझे फ़ोन पर थैंक यू कहा था। यह लो अपना बैग। आरव ने कार वाले अंकल को बाय किया और फिर से अपनी दी का हाथ पकड़कर घर की ओर चल दिया। घर आकर आरव थकान से चूर होकर सोफे पर बैठ गया और फिर रिधिमा एक टॉवल लेकर आई और उसके भीगे बालों को पोंछकर सुखाने लगी और कोमल जी सब के लिए चाय बनाने चली गई। आरव सबको अपने सफ़र की बात बताने लगा और अपनी बातों में कार वाले अंकल की तारीफ करना ना भूला। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा तुमने उन्हें घर आने के लिए क्यों नहीं कहा? बेचारे ने अपना काम छोड़कर मदद की। आजकल के समय में कौन किसी के लिए इतना करता है? पिता की बात सुनकर रिधिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कि आरव ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, वो पापा उन्हें काम था ना, इसलिए चले गए। और फिर बताने लगा, पता है पापा, हम सभी बच्चों को भूख लगी थी और अंकल हमारे बताए बगैर खुद ही समझ गए और एक होटल में खाना खिलाने ले गए, इसलिए हमें आने में देर हुई। सचमुच अंकल बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, समझ गया कि आपके अंकल बहुत अच्छे हैं, पर उनका नाम तो बताओ। प्रशांत, उनका नाम प्रशांत अंकल है पापा। तभी कोमल जी सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आ गई तो सब ने अपने अपने कप उठा लिए। आरव पकौड़े देखकर खुश हो गया। अरे वाह मम्मी, पकौड़े! पता है मुझे आपके बनाए पकौड़े की कितनी याद आती थी। हॉस्टल में बिल्कुल अच्छे नहीं बनते थे। ओ मेरा बच्चा, अब तेरे जितने दिन की छुट्टी है मैं रोज़ ही तेरी पसंद की चीज़ें बनाऊंगी। सच मम्मी? अरे क्यों नहीं, इतने दिनों बाद मेरा बच्चा घर आया है। कोमल जी ने आरव के बाल बिगाड़ते हुए प्यार से कहा तो सभी हंसने लगे। ये प्रशांत, आरव जिसकी इतनी तारीफ कर रहा था, वह और कोई नहीं, रिधिमा को फ़ोन कर परेशान करने वाला अजनबी शख्स था। पर रिधिमा सबसे ये बात नहीं बता सकी और मन मारकर उसकी तारीफ सुनती रही।
आरव भी थका हुआ था और मौसम भी खराब था, इसलिए सबने जल्दी खाना खा लिया और सोने चले गए। रिधिमा भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों में नींद गायब थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्रशांत कैसा इंसान है। एक ओर तो उसने धमकियां देकर परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ अपना काम छोड़कर किसी की मदद करना। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई जासूस लगा रखा है जो उसे मेरे घर के लोगों के बारे में सारी जानकारी दे रहा है। हाँ, यह बात सही लग रही है। उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि मेरा भाई बस से अकेले घर आने वाला है और पहुंच गया होगा मददगार बनने। लेकिन फिर खुद ही उसे अपनी बात गलत लगने लगी कि यह जानकारी होना बड़ी बात नहीं है, पर बीच रास्ते में बस खराब होने वाली बात भला कैसे पता चल सकती है। सोच सोच कर उसके सिर में दर्द होने लगा और गला भी सूखने लगा। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया तो वह पूरा खाली था। रात में बिस्तर से उठकर कुछ करना उसे शुरू से पसंद नहीं था, पर अब गला सूख रहा था, ऐसे में नींद तो आती नहीं, इसलिए मन मारकर उठी और मन ही मन प्रशांत को कोसा। कितनी सहज और शांत थी उसकी जिंदगी। जाने कहाँ से राहु केतु की तरह परेशान करने आ गया था। उसने किचन में जाकर जग भरा और कमरे में आकर गला तर किया। फिर उसकी नज़र घड़ी पर गई तो 12 बज रहे थे। यह देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम आज तो फ़ोन नहीं आया। फिर सोचने लगी, क्या पता उसे समझ आ गया हो कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज मैंने जैसे उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, उससे उसे पता चल गया होगा कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। और कोई भी अक्लमंद इंसान उस औरत की चाह नहीं करेगा जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। आखिर पूरी ज़िंदगी नफरत झेलना आसान तो नहीं। खैर, ईश्वर करे जो मैं सोच रही हूँ वही सही निकले। फिर यूं ही अपने ख्यालों में डूबते उतराते जाने कब उसकी आंख लग गई और वह नींद से तब जागी जब मम्मी ने उसे उठाया। वह आंख मलते हुए उठी और घड़ी देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, ओह 8 बज गए और मैं सोती रह गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम आराम से तैयार हो जाओ। फिर नाश्ता करके लिस्ट बनाने में मेरी हेल्प करनी है। तुम्हें अब ज़्यादा समय नहीं है सगाई में, बहुत काम है। सीमा से भी जल्दी आने के लिए कहा है, पर उसके दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। वह सगाई से एक दिन पहले ही आ सकेगी। क्या दीदी एक दिन पहले ही आएगी? रिधिमा ने उदास होकर कहा। हाँ बेटा, वह तो आना चाहती है, पर उसकी सासू माँ अकेले घर का काम कैसे करेगी? फिर बच्चों के स्कूल भी छूटेंगे। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, मैं दीदी से फ़ोन पर बात कर लूँगी। हाँ ज़रूर कर लेना, पर पहले तैयार तो हो जा। हाँ मम्मी, बस अभी हो जाती हूँ। फिर उसी शाम वह अपनी मम्मी और भाई के साथ और निमेश अपनी मम्मी और बहन के साथ शॉपिंग मॉल गए और सगाई में पहनने वाले कपड़ों और ज्वेलरी की खरीदारी की गई। पर सारी चीज़ें निमेश और निकिता की पसंद से ही खरीदी गई। ऐसा लग रहा था कि रिधिमा की अपनी कोई इच्छा, कोई पसंद ही नहीं है। वह अगर किसी चीज़ को नापसंद भी करना चाहती तो कोमल जी उसे इशारे से मना कर देती। उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निमेश उसे प्यार करने का दावा करता था, पर उसकी किसी भी बात से उसका प्यार नहीं झलकता था। सगाई में पहनने वाले गाउन को फिटिंग करने के लिए टेलर को दे दिया गया था और बाकी सैंडल और मैचिंग ज्वेलरी वगैरह की भी खरीदारी हो गई थी। अब सभी बहुत थक गए थे, इसलिए घर आ गए। वैसे भी लगभग सारी शॉपिंग हो गई थी। घर आते आते शाम हो गई थी, इसलिए दोनों माँ बेटी ने मिलकर घर का काम खत्म किया और जब तक सुरेंद्र जी घर आए तब तक कोमल जी सारे काम से फ्री होकर उनके पास बैठ गई थी। उन्होंने पति को सारी शॉपिंग दिखाई। तब तक रिधिमा दोनों के लिए चाय लेकर आ गई तो सुरेंद्र जी ने उसे अपने पास बिठा लिया। तभी आरव कुछ कहता हुआ वहीं आ गया और उन तीनों की साथ में तस्वीरें लेने लगा और टाइम सेट करके वह भी साथ आ गया। सुबह से रिधिमा का मन जो अजीब सा फील कर रहा था और अब सबका प्यार देखकर उसकी आंखें भर आई। सुरेंद्र जी ने देखा तो उसके सर पर हाथ रख कर कहा, अरे बेटा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पापा,
लगता है दीदी अभी से ससुराल जाने के डर से रो रही है। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? फिर मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। और ससुराल कौन सा दूर है, जब मन करे मिलने आ जाना, या फिर हम ही चले आएंगे। क्यों भाग्यवान? हाँ तो और क्या, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। निमेश जैसा हीरा हमें घर बैठे मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। सबकी खुशी देखकर रिधिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुरा दी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, आरव ने ऐसे अंदाज में कहा कि सब मुस्कुरा दिए। रिधिमा के मन से भी अब सारे धुन छट गए। उसने सोचा कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। निमेश सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मम्मी पापा को इतना पसंद है, तो मुझे फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए। खाना खाकर वह अपने कमरे में आ गई। निमेश ने कहा था कि वह रात में फ़ोन करेगा। पहले तो उसे कोई खुशी नहीं हुई थी, पर अब सबकी बातें सोचकर उसने सोच लिया था कि निमेश से अच्छी तरह बात करेगी। आखिर अब वह उसका होने वाला पति जो था। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।